हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि हम लोग ज्ञान बिंदु का जो नया करंट अफेयर्स का वार्षिकांक बुक आया हुआ है उसको कवर कर रहे हैं। और देखिए, इस बुक में टोटल 40 सेट्स दिए गए हैं, यानी कि इसमें सेट वाइज करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं। और मैंने आपको बताया भी है कि इस पूरी बुक को हम लोग 5-5 सेट करके कंप्लीट करने वाले हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 5 तक को एक वीडियो में, सेट नंबर 6 से लेकर के सेट नंबर 10 तक को दूसरे वीडियो में, और सेट नंबर 11 से लेकर के सेट नंबर 15 तक को तीसरे वीडियो में कवर करा दिया था। और आज हमारा यह चौथा वीडियो है। और आज इस वीडियो में हम लोग, आज इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 16 से लेकर के सेट नंबर 20 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अगर पूरी बुक को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा मास्टर वीडियो में, तो आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके जो बताता हूँ वो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं सिर्फ आंसर पर टिक लगाते चला जाऊंगा। इससे कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग 5-5 सेट करके इस पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर भर्ती 2.0, बिहार एसएससी इंटर लेवल और बिहार सिविल कोर्ट के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण बुक है। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर देंगे, और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग ज्ञान बिंदु का जो नया करंट अफेयर्स का वार्षिकांक बुक आया हुआ है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और देखिए, इस बुक में टोटल 40 सेट्स दिए गए हैं, यानी कि सेट वाइज इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस पूरी बुक को हम लोग 5-5 सेट करके कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 5 तक को एक अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। सेट नंबर 6 से सेट नंबर 10 को एक अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। और सेट नंबर 11 से सेट नंबर 15 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। और आज हम लोग सेट नंबर 16 से लेकर के सेट नंबर 20 को कवर करेंगे, यानी कि आधा बुक हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। 20 सेट और रह गया है, और इसी प्रकार से आगे भी मैं आपको जल्दी ही 3-4 दिनों में कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए, और देखिए, ठीक हूबहू मैंने वैसे ही एक एक वर्ड रखा है जैसे इस बुक में दिया भी गया है। इसी प्रकार से दिया गया है करंट अफेयर्स मॉडल प्रैक्टिस सेट 16। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं। अब यहाँ पर अगर आप पहले एशियाई पुरुष बना लीजिएगा ना, तो ये प्रश्न आपको समझ में भी आ जाएगा। आगे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए, लिएंडर पेस जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं, यानी कि पहले एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चाइनीज महिला टेनिस खिलाड़ी, इनका नाम क्या है? इनका नाम है ली ना। ठीक है, ये चीन की हैं और महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। ली ना जो है ना फ्रेंड्स, ये 2019 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी थी, यानी कि पहली ये महिला भी हैं और पहली एशियाई खिलाड़ी भी हैं। ठीक है ना। और पुरुष पूछेगा तो ये लिएंडर पेस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। इसीलिए मैंने बताया था आपको कि हम लोग 5-5 सेट करके कंप्लीट करेंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, वीडियो का लेंथ भी छोटा रहेगा और आपको सुविधा भी होगी इससे। अगर पूरा एक मास्टर वीडियो में हम इन 40 सेट्स को कवर करेंगे तो मैं सिर्फ आंसर पर टिक लगाते चला जाऊंगा, इससे कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा प्रश्न हमारा कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला कथन पढ़ेंगे कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो ये सही है बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल जीता है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल। नाम क्या है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। और यह यूनिवर्सिटी गेम्स हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में से एक है। बिल्कुल ये भी सही है। और देखिए फ्रेंड्स, इसका आयोजन जो है चीन में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। और भारत जो है टोटल 26 मेडल के साथ, कितने मेडल के साथ? तो 26 मेडल के साथ भारत जो है ना फ्रेंड्स, इसमें 7वें स्थान पर रहा था। और इन 26 में से 11 गोल्ड मेडल था, 5 सिल्वर था, और फ्रेंड्स 10 जो था ये ब्रॉन्ज मेडल था। तो इनको जोड़ लीजिए, देखिए 11, 5, 16 और 10, 26 मेडल। तो दोनों कथन सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी देख सकते हैं यहाँ पर, 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन 20 फरवरी को 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर आयोजित किया गया। जहां भी पहला शब्द जुड़ जाए प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है 20 फरवरी को भारत का पहला फ्रोजन लेक मैराथन लद्दाख के पैंगोंग सो जो है ना लेक, वहीं पर आयोजित किया गया था। तो ये पैंगोंग सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसीलिए दिया भी गया है। तो आरबीआई के अभी 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है। यहाँ उस बना लीजिए। ठीक है ना, उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है जिसने नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीती है। तो फ्रेंड्स ये कौन है, तो ये कार्तिक सुब्रमण्यम हैं, कार्तिक सुब्रमण्यम। और उन्हें यह पुरस्कार एक पेड़ की टहनी पर बसने के लिए संघर्ष कर रहे एक बाज की आकर्षक तस्वीर के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है ना, तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए कार्तिक सुब्रमण्यम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लिथियम बैटरी का आविष्कारक जॉन गुडेनफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इनको जो है 2019 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 2019। और इनको जो है रसायन के क्षेत्र में 2019 का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडकोपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टिलिटी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो मुंडकोपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टिलिटी पुस्तक के लेखक जो हैं ये पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 20 अगस्त 2030 को, माफ़ कीजिएगा यहाँ 2023 बना लीजिए, ये टाइपिंग में चूँकि बोल करके मैंने टाइप किया है तो एरर हुआ है। 20 अगस्त 2023 को किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान जो है चंद्रमा से टकरा करके दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो फ्रेंड्स ये रसिया का है। ठीक है ना, ये रसिया का है और रूस का यह चंद्र मिशन जो है विफल हो गया, तो ध्यान रखेंगे रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वर्म ड्रोन सिस्टम मिला है। SWARM, राइट आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है भारतीय सेना को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वर्म ड्रोन सिस्टम मिला है। ठीक है ना, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भारत इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को साइंस चीफ का पद दिया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी जो है नासा, इसने पहली महिला जो साइंस चीफ का पद इन्होंने दिया है उनका नाम है निकोला फॉक्स। निकोला फॉक्स ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। तो फ्रेंड्स ये शुरू किया है असम के मुख्यमंत्री ने। असम के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है और इसका जो लक्ष्य है राज्य भर में 1 करोड़ पौधे लगाना है। ठीक है ना, और इस पहल का उद्देश्य राज्य की हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ाना भी है। ध्यान रखिएगा 2025 तक असम का लक्ष्य जो है 5 करोड़ पौधे लगाना है, जो वातावरणीय संरक्षण और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर असम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को कहाँ पर स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स ये प्रदान कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में। ठीक है ना, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों में कुल इन्होंने 18 पुरस्कार प्रदान किए थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान दिया गया है ने आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। ये शायद पहले ही सेट में ये प्रश्न था, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे, वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र ने विवाद से विश्वास IMSMEs को राहत शुरू की, इस संबंध में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 2 स्टेटमेंट दिया गया है और ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिएगा यह योजना 17 अप्रैल 2023 को
शुरू हुई और दावों को जमा करने का जो अंतिम तिथि रखा गया है ये 30 जून 2023 रखा गया। यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है ना। और देखिए यह विवाद से विश्वास IMSME को राहत योजना केंद्र की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये जो है यह आपका स्टेटमेंट गलत दिया गया है, ठीक है ना। यह स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है। पूछा गया है कौन सा जो है इसमें से सही है, तो केवल एक जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी कि वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 अवधि के लिए MSMEs को राहत देने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए केवल एक सही है। चलिए, हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है यह कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। कृषि राइट आंसर हो जाएगा, कृषि मंत्रालय, ठीक है ना। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसे उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर विकसित किया गया है, ठीक है ना। उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश जो है यह अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया। भारतीय भाषाओं का जश्न मनाने के लिए 75 दिवसीय कार्यक्रम भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया, ठीक है ना। लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। और यह उत्सव 11 दिसंबर तक जारी रहा, जो प्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का जन्म दिवस भी है और जिसे भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 दिसंबर। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि हाल ही में यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में किस शहर को संगीत के शहर के रूप में नामित किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है ग्वालियर को। ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में नामित किया है, ठीक है ना। ग्वालियर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में केरल के कोझिकोड को, केरल का जो कोझिकोड है यहाँ पर देखिए कोझिकोड, इसको साहित्य के शहर के रूप में नामित किया है, ठीक है ना। और ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में जो है जगह मिली है। तो राइट आंसर इसका जो है ग्वालियर हो जाएगा। साहित्य के शहर पूछेगा तो याद रखेंगे कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे नरेंद्र मोदी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है। यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए वैश्विक रक्षा सहयोग की ओर बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का हिस्सा बनने मिस्र गई थी, यानी कि मिस्र में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है ना। और दुनिया भर के 34 देशों की भागीदारी के साथ मिस्र में अभ्यास का जो हुआ था, इसका उद्देश्य समकालीन खतरों का मुकाबला करने और भाग लेने वाले देशों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर मिस्र हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है। यह संधि बना लीजिए किस वर्ष लागू की गई थी? तो देखिए यह संधि जो है यह लागू कब की गई थी? तो यह संधि लागू की गई थी, याद रखेंगे कब? तो फ्रेंड्स 2011 में, ठीक है ना। 5 फरवरी 2011 को ये संधि लागू की गई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए ये किया गया भारत की अध्यक्षता में। और अगला कहाँ पर होगा ये ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दिया है पिछले वीडियो में। तो अगला SCO शिखर सम्मेलन कहाँ होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं समझ सकूँ कि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते भी हैं। चलिए कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो फ्रेंड्स यह देश बन गया है कौन सा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि फरवरी 2023 में एयर इंडिया ने किस देश के एयरबेस से, ठीक है ना, 250 विमान
प्राप्त करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए फ्रांस की एयरबस से, ठीक है ना, एयरबस यहाँ पर बना लीजिएगा एयरबस। तो ये फ्रांस की एयरबस से किया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 250 विमान हासिल करने के लिए एयर इंडिया ने फ्रांस की एयरबस से जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने खाली स्थान दिया गया है कि धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में जो है सम्मानित किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने गुजरात के कच्छ जिले के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, और धोरडो एक अस्थायी ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जिससे यह वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर आया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 28 फरवरी 2023 को एकुशे बोई मेला का समापन कहाँ पर जो है डैश में सोहरावर्दी उद्यान में हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है एकुशे बोई मेला, इसका समापन जो है ये ढाका में हुआ था। ढाका इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अच्छा, 28 फरवरी के दिन क्या मनाया जाता है बताइए? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए अब देखिए सेट नंबर 17 आ गया। किसी सेट में 18 प्रश्न है, किसी सेट में 19 है, लेकिन अभी सेट नंबर अब तक हम लोग का जो 16 मिला है उसमें सबसे ज़्यादा 25 प्रश्न मिला हम लोगों को। चलिए देखिए, मार्शल आर्ट गटका को 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। यह खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी कि 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर होगा, यह आपसे पूछा गया। गतका जो है यह एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है, कहाँ का? तो पंजाब का, पंजाब का है, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, और 37वां राष्ट्रीय खेल जो है 2023 में ये कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड्स ये गोवा में होगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो फ्रेंड्स ये रुद्राक्ष पाटिल हैं। ठीक है ना, और देखिए तिलोत्तमा सेन ने 21 फरवरी को जो यहाँ पर ISSF निशानेबाजी विश्व कप हुआ था उसमें महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? रुद्राक्ष पाटिल। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार का निधन हो गया है। कौन थे? तो ये बालकृष्ण दोषी थे। ठीक है ना, ये पहले भारतीय हैं जिनको कि प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है। प्रित्जकर पुरस्कार जो है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। चले, किस शहर के संग्रहालय बहाली परियोजना को यूनेस्को में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो है उसी को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मछुआरों की रक्षा के लिए किस संगठन ने नभमित्र एक उपकरण का निर्माण किया है? नभमित्र, तो ये उपकरण जो है यह विकसित किया गया इसरो के द्वारा, इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है ना, और यह उपग्रह आधारित संचार के माध्यम से संचालित होता है और समुद्र में नाव और जमीन पर अधिकारियों के बीच दो तरफा संदेश भेजने में सक्षम बनाता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसका इसरो हो जाएगा। एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। चंद्रयान 3 काउंटडाउन की आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया? चंद्रयान 3 के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरे डिटेल से बताया हुआ है और इनका नाम पूछा गया है। तो इनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एन वलारमथी। ठीक है ना, एन वलारमथी इनका नाम था। चेन्नई में इनका निधन हो गया है दिल का दौरा पड़ने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किसके द्वारा चलाया जाता है? बताइए। तो ये चलाया जाता है आपका ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है? तो ये 2040 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2040 राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और रिपोर्ट में कहा गया है कि परत 2045 तक
आर्कटिक के ऊपर सामान्य हो जाएगी 2045 तक। इसको भी आप नोट करेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। बड़ा ही यहाँ पर सराहनीय ये पहल है और ये हिमाचल प्रदेश ने रखा है। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक राष्ट्र एक छात्र आईडी की अवधारणा पेश की, जिसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अपार आईडी, ठीक है ना, इस तरह से अपार आईडी। तो यहाँ पर देखिए अपार ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, अपार आईडी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अपार का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है ना, नोट करेंगे इसका फुल फॉर्म। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो अपनी पार्किंग सुविधाओं में डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाला पहला मेट्रो बन गया है। तो ये पहला मेट्रो जो बन गया है जो अपनी पार्किंग सुविधाओं में डिजिटल मुद्रा स्वीकार करेगा, ये आपका कोची मेट्रो बन गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोची मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि अपने सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मार्च 2023 में किस राज्य में 4 फ्लोटिंग जेटी परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान किया है। तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक किया है, ठीक है ना, कर्नाटक में 4 फ्लोटिंग जेटिंग परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। और ये परियोजनाएं मुख्य रूप से गुरुपुरा नदी, ठीक है ना, कौन सी नदी, गुरुपुरा नदी और नेत्रावती नदी पर स्थित है, नेत्रावती, ठीक है। तो ये कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में अल जामिया तुस सोफिया अरबी अकादमी के लिए एक नए परिसर का उद्घाटन किया है, बताइए। तो मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई इस पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अल जामिया तुस सोफिया अरबी अकादमी को जामिया के नाम से भी जाना जाता है और यह दाऊदी बोहरा समुदाय के युवा लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिए एक शैक्षणिक संस्थान है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बन सकता है। यह चौथा कृषि रोड मैप है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सितंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो फ्रेंड्स ये किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर खंडवा जिले में एक मंधाता शहर है, ठीक है ना, जिसे ओंकेश्वर भी कहा जाता है, वहीं पर 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। और इस आयोजन को एकात्मकता की प्रतिमा या स्टैचू ऑफ वननेस नाम दिया गया है, स्टैचू ऑफ वननेस, ठीक है ना, स्टैचू ऑफ वननेस नाम दिया गया है। तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस देश ने एआई संचालित बराक टैंक का अनावरण किया है। तो फ्रेंड्स यह जो है इजराइल ने किया है, इजराइल ने जो है किया है, ध्यान रखेंगे, बराक का। तो इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बराक समझ करके अमेरिका पर मत टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए कितने देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल कार्यकाल के लिए चुना गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो 5 देश, ये 5 देश कौन कौन से हैं, तो अल्जीरिया, गुयाना, सियरा लियोन, उसके बाद स्लोवेनिया और दक्षिण कोरिया हैं, ठीक है ना। दक्षिण कोरिया 1 जनवरी 2024 से शुरू होकर के ये 2 साल के लिए कार्यकाल है, जो कि 31 दिसंबर 2025 तक होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कितने, तो 5 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत और किस देश के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA 29 दिसंबर से लागू हो गया। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 29 दिसंबर 2022 से लागू हुआ है, ठीक है ना, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 29 दिसंबर 2022 से भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। चलिए अब अगला सेट आ गया हमारा करंट अफेयर्स मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18। देखिए निम्नलिखित में से किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जीता है किसने, तो यह जीता है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने जीता है। फाइनल बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में खेला गया था और हरियाणा ने मध्य प्रदेश को हरा करके प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है, ठीक है ना।
चलिए, ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जेवलिन थ्रो में एशियन गेम्स के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट अन्नू रानी बनी है। अन्नू रानी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अन्नू रानी ने 62.9 मीटर दूर जेवलिन थ्रो यानी कि गोला फेंक सॉरी भाला फेंक करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, ठीक है। चलिए, और अन्नू का एशियाई खेलों में यह दूसरा पदक भी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और किशोर जेना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है और किशोर जेना ने रजत जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वीरता पदक पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है। देखिए, सारा पहला ही मिल रहा है प्रश्न में। तो गैलेंट्री मेडल जो है ये प्राप्त करने वाली विंग कमांडर दीपिका मिश्रा हैं, ठीक है ना। दीपिका मिश्रा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, दीपिका मिश्रा ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमित शाह ने 14 फरवरी को किस पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है, बताइए। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है। संतोकबा, देखिए संतोकबा मानवतावादी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मानवतावादी पुरस्कार, ठीक है ना। संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार, संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जिसको कहा जाएगा अंग्रेजी में, यह दिया गया है सोनम वांगचुक को। किसको? सोनम वांगचुक को दिया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और एंजेला मर्केल जो है ये जर्मनी की पूर्व चांसलर, इनको जो है क्या दिया गया है, तो इनको जो है सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान दिया गया है। चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अमित शाह ने हरियाणा पुलिस को जो है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया। उसके बाद देखिए, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, यह पुस्तक किसने लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पुस्तक को लिखा है किसने फ्रेंड्स, तो इस पुस्तक को लिखा है ऋषि राज ने। किसने? ऋषि राज ने लिखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऋषि राज ने लिखा है। और यह किताब कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI किसने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, यह कंपनी लॉन्च किया है टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने, ठीक है ना, एलन मस्क ने किया है। एलन मस्क राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एलन मस्क ने। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा क्रुसाई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो देखिए, उड़ीसा के राज्यपाल जो गणेशी लाल थे, इन्होंने ही कृषि ओडिशा 2023 के समापन सत्र में कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट अम्मा कुरसाई, यहाँ पर अम्मा कुरसाई, ठीक है ना, बिल्कुल, तो ये उड़ीसा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया है। तो फ्रेंड्स, ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। नागपुर जिले में आता है इतवारी स्टेशन, इसका नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सरकार ने 14 मार्च को खालिस्तान दिया गया सीमा परियोजनाओं को तेजी से ट्रैक करने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो भारत और किस देश की सीमा पर, तो देखिए भारत और चीन की सीमा पर, भारत और चीन की सीमा पर, याद रखिएगा भारत चीन राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए PM मोदी ने किसे आमंत्रित किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को आमंत्रित किया है, ठीक है ना, जो बाइडन राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं तो वह बराक ओबामा के बाद इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे, ठीक है ना। और 2022 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। चलिए, तो जो बाइडन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पूर्वोत्तर के मिथुन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI से खाद्य पशु का टैग मिला है। किस राज्य ने मिथुन को राजकीय पशु के रूप में मान्यता दी है, बताइए राइट आंसर। तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ने इसे राजकीय पशु का दर्जा दिया है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ने, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि महिला आरक्षण विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए, यहाँ पर दोनों कथन को पढ़िए।
देखिए प्रश्न दिया गया है कि महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल जो है ये सही दिया गया है, ठीक है ना, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ध्यान रखेंगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और यह विधेयक 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। और देखिए इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। ये स्टेटमेंट जो है क्या है बताइए। देखिए लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3 आरक्षित करने का प्रावधान करता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो है लोकसभा, राज्यसभा शायद नहीं है, राज्य विधानसभा है और दिल्ली विधानसभा है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। तो केवल एक इसका सही दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रसिद्ध स्थल शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है, यह स्थल किस राज्य में है बताइए। तो फ्रेंड्स यह जो है पश्चिम बंगाल में है शांति निकेतन, ठीक है ना। और रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय का निर्माण किया था यहीं पर और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया। 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था 1921 में। और विश्व भारती बांग्ला का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसके चांसलर प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को किस परियोजना के तहत अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर निर्णय बना लीजिए, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ESCR परियोजना, ठीक है ना, इसी के तहत कराया जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस देश के लोगों ने मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने, ठीक है ना। ऐतिहासिक जनमत संग्रह में 60% से अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने नहीं का मतदान किया था, ठीक है, क्रॉस वोटिंग किया था, नहीं का मतदान किया था। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा देश जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किया। तो यह देश कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह देश जो है, यह कौन सा देश है, अपना प्यारा भारत है, अपना प्यारा भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सम्मेलन का विषय है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, ठीक है ना। और यह प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास और वसुधैव कुटुंबकम के विजन से प्रेरित भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश मार्च 2023 में मल्टी पार्टी इंटरिम अपील ऑर्बिटेशन अरेंजमेंट, यहाँ पर अंग्रेजी में इसका शॉर्ट दिया गया है, में शामिल हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जापान हुआ है, ठीक है ना। जो MPIA जो है ना, MPI या विश्व व्यापार संगठन के विवादों को हल करने के लिए एक वैश्विक वैकल्पिक तंत्र है और यह यूरोपीय संघ और उनके प्रमुख भागीदारों द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है ना। चलिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर जापान, ठीक है ना, जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 2023 के अंत में कौन सा देश G20 के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अस्थायी मिशन गोलमेज की मेज़बानी करेगा। तो चूंकि ये भारत करेगा, ठीक है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ध्यान रखेंगे, भारत करेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 13 अप्रैल 2023 को शुरू होने वाले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। तो फ्रेंड्स यह दुबई में होगा, दुबई में होगा, ठीक है ना, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स की थीम पर, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स इसका थीम है, याद रखिएगा। तो ये दुबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में श्रीलंका प्रदर्शनी जेफरी बावा इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन 17 मार्च 2023 को किस शहर में किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो किया गया ना, ये कहाँ पर किया गया, यह श्रीलंकन प्रदर्शनी है जेफरी बाबा इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर। इसका उद्घाटन विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किया गया। नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चलिए अब सेट नंबर 19 आ गया। पहला प्रश्न है T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है। इस गेंदबाज का नाम आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यह दीप्ति शर्मा है, दीप्ति शर्मा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, दीप्ति शर्मा याद रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि एच.एस. प्रणय ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने जीता है क्यों, कौन सा पदक, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखेंगे। भारत ने इस टूर्नामेंट में 1 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए भारत में जो है यह हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक जो है मनाया जाता है, सही है। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 की थीम है सभी के लिए किफ़ायती स्वस्थ आहार, ये भी सही दिया गया है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ठीक है, दोनों का दोनों सही की दिया गया है। और 1982 में ध्यान रखेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत खाद्य और पोषण बोर्ड ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू किया था। ठीक है, चलिए अच्छा ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं। तो 2023 में भारत जो है 125 देशों में 111वें नंबर पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स में गोल्डन एंड सिल्वर अवार्ड जीता। यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यह समारोह जो है जर्मनी में किया गया। कहाँ पर, जर्मनी में किया गया था। जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी में किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए जर्मनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2023 का विजेता है। तो फ्रेंड्स देखिए इस पुरस्कार के विजेता की बात करते हैं तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मिजोरम का लुंगलेई फायर स्टेशन, ठीक है ना, लुंगलेई फायर स्टेशन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2023 का विजेता है। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मिजोरम का लुंगलेई फायर स्टेशन, इसका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में सही है। देखिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो है यह 2023-24 से 2030-31 तक लागू किया जाएगा। बिल्कुल जो है फ्रेंड्स यह जो है सही दिया गया है। और देखिए इस मिशन के तहत विभिन्न क्षेत्र में शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संसाधनों में 6 थीमेटिक हब यानी कि टी हब स्थापित किए जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 होगा, 6 नहीं 4 टी हब स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ 6 दिया गया है जो कि गलत दिया गया है, तो इसीलिए केवल एक सही होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फरवरी 2023 में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो ये कंपनी कौन सी है, स्पेस एजेंसी कौन सी है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो स्पेस एजेंसी है ये इसरो है, इसरो है, इसरो ध्यान रखिएगा, इसरो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका निर्माण जो है पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने एक अनोखा स्पेस टेलीस्कोप सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया। सोलर, यहाँ मैं लिख देता हूँ सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट का, ठीक है ना, अंग्रेजी में याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए इसका नाम क्या है, तो इंटर यूनिवर्सिटी IUCAA, ठीक है ना, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को कौन सा मिशन इसमें से लॉन्च किया है। तो हर भुगतान डिजिटल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसने भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल शीर्षक से जो है एक रिपोर्ट जारी किया है। तो फ्रेंड्स ये नीति आयोग ने किया है, नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नीति आयोग। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 जून को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स ये रवि सिन्हा को किया गया है, रवि सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा। ये सामंत गोयल का स्थान लेंगे, इन्होंने लिया है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो रवि सिन्हा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि केंद्र सरकार ने अहोम मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है। अहोम जो है भारत के किस राज्य में है।
तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा असम में है, ठीक है ना, असम में है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने केटीएफ और डैश को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो केटीएफ और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को, ठीक है ना, केटीएफ हो गया और JKGF, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, इसको किया है। केटीएफ का मतलब खालिस्तान टाइगर फोर्स, ठीक है ना, खालिस्तान टाइगर फोर्स, और JKGF का मतलब हो गया आपका जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स। उसके बाद देखिएगा फरवरी 2023 में जारी मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली शीर्षक वाले रिपोर्ट में किसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप नामित किया गया है। तो फ्रेंड्स यह किसको किया गया है, तो ये मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में व्हाट्सएप को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत की सबसे सुलभ ऐप नामित किया गया है। व्हाट्सएप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो फ्रेंड्स इसका आयोजन वाराणसी में किया गया था, ठीक है ना। कहाँ पर किया गया था, वाराणसी में किया गया था। और अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को नए सदस्य के रूप में, G20 के नए सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को जो है शामिल किया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 14 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर किस देश में विशालतम अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा, ध्यान रखेंगे, USA में, ठीक है ना। तो USA इसका राइट आंसर हो जाएगा, USA करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और मैरीलैंड में यह अनावरण होगा, मैरीलैंड में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है ना। और यह 19 फीट की प्रतिमा है और प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। और यही राम सुतार जो अहमदाबाद के सरदार पटेल की प्रतिमा इन्होंने बनाई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दिया है इन्होंने, और इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किसकी सहायता से विकसित किया है, मंजूरी दे दी है, यहाँ देती है हो गया, दे दी है, ठीक है ना, बना लीजिएगा। तो यह विकसित किया है किसने, तो फ्रेंड्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसके साथ मिल करके, ठीक है ना, इसी की मदद से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला कौन सा देश बन गया है। OIML यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, और यह दुनिया का 13वां देश जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको स्वीकृत करने वाला प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला सेट आ गया, सेट नंबर 20। देखिए कौन सा शहर भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेज़बानी कर रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये हैदराबाद कर रहा है, हैदराबाद ने किया है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरी झंडी दिखा करके इसको रवाना किया था। और हैदराबाद जो है इस रेस की मेज़बानी करने वाला दुनिया का 27वां शहर भी बन गया है, जो पहला कार्बन उत्सर्जन मुक्त इवेंट है यह, तो हैदराबाद हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है। अब देखिए फ्रेंड्स ये दरअसल 45 साल के जो कम आयु के वैज्ञानिक हैं ना, उन्हीं को दिया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है, ठीक है ना, 12 वैज्ञानिकों को। तो राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे अब तो 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेगा विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए सभी कथन को एक एक करके पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर आप बताइए। चलिए एक एक करके सभी को पढ़े। तो यहाँ पर देखेंगे तो पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 26 सितंबर को, डेट याद रखना आपको, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, सही है। और इस वर्ष की थीम है ग्लोबल एनवायरनमेंट पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों जो है सही, ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, एक और दो दोनों सही दिया गया है। देखिए मॉनसून पुस्तक का विमोचन किसने किया है, मॉनसून पुस्तक का विमोचन जो है ये किसने किया है, तो इसका विमोचन जो है ये अभय के ने किया है, ठीक है ना, अभय के जो है
किया है। और अभय के कवि है और राजनयिक भी हैं, और इन्होंने पुराने दिल्ली के कथिका सांस्कृतिक केंद्र में अपनी नई पुस्तक मानसून का विमोचन किया। इन्हीं की पुस्तक है। उसके बाद देखिए, भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है, बताइए। तो ये कंपनी जो है, यह कंपनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। वेलोसिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो वेलोसिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न हमारा कि वन वेव ने लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह लॉन्च किया है, वन वेव ने। तो वन वेव ने लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह कंपनी जो है इसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के साथ यानी कि इसरो के साथ 36 उपग्रह जो है लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टैफा 1 लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैफा 1 या ताइफा 1, ठीक है ना, दोनों तरह से याद रखिएगा। टैफा 1 लिखे इस तरह से या ताइफा 1, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये किया है केनिया ने, केनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, केनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केनिया का यह पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कैलिफोर्निया यूएसए के स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2023 के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। चलिए, सभी कथन को पढ़ लीजिएगा। देखिए, इसने खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किया है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि यह विधेयक निजी क्षेत्र को 12 परमाणु खनिजों में से 3 का खनन करने की अनुमति देगा। तो जी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो है 12 परमाणु खनिजों में से 6 और सोने और चांदी जैसे गहरे खनिजों को खनन की अनुमति देगा, ठीक है ना, 6। तो यहाँ पर 12 गलत दिया है, तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर एक केवल एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेहरू मेमोरियल पुस्तकालय और संग्रहालय का नाम बदल करके क्या रखा गया है। अब देखिए, इस बुक में इसका आंसर दे दिया गया इनमें से कोई नहीं। क्यों दिया गया है, तो ध्यान से सुनिए। नेहरू मेमोरियल पुस्तकालय और संग्रहालय का नाम बदल करके आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी, तो पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी, सोसाइटी बना लीजिए। और पूरा हो गया ये, अब इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सरकार ने अमृत काल को जो है खालिस्तान दिया गया है, नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, नाम दिया है कर्तव्य काल। क्या दिया है, कर्तव्य काल दिया है। कर्तव्य काल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्योंकि देश अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार अमृतकाल का जिक्र किया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कर्तव्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में ड्रग्स गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर चिंतन शिविर का उद्घाटन किया है। 26 फरवरी 2023 को यह शिविर कहाँ शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, यह शिविर जो है यह हैदराबाद में शुरू हुआ था। कहाँ पर, हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर कान्हा शांति वनम में, कान्हा शांति वनम में, शांति वनम में यह शुरू हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हैदराबाद हो दिया गया है। चलिए, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो फ्रेंड्स, ये मनीष देसाई ने ग्रहण किया है। मनीष देसाई राइट आंसर हो जाएगा, मनीष देसाई ने। चलिए, अगला प्रश्न है 13 नंबर, टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के लिए 75 ट्रकों को किसने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा मनसुख मंडाविया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने ही, ठीक है। 16 मार्च 2023 को ध्यान रखिएगा, टीबी जागरूकता संदेशों के साथ 75 ट्रकों को टीबी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाई थी इन्होंने। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि म्यांमार जुंटा ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने और बढ़ा दिया है। म्यांमार में आपातकाल की घोषणा को कब हुई थी, तो 6 महीने और बढ़ा दिया गया, और इसकी घोषणा जो है फरवरी 2021 में हुई थी। तो फरवरी 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत ने श्रीलंका के खालिस्तान दिया गया के लिए 45 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की। तो विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना को समर्थन करने के लिए,
ठीक है ना। विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना को समर्थन करने के लिए 45 करोड़ रुपये जो है वित्तीय सहायता प्रदान किया है। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत किन देशों के साथ ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुआ? तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों के साथ त्रिपक्षीय सहयोग स्थापित करने में सहमत हुआ है। त्रिपक्षीय भी है तो यानी कि 3 देश, तो भारत हो जाएगा, उसके बाद आपका फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। चलिए उसके बाद देखिए, हाल ही में किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स ये जो है पेरू में है। यह एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, गुइलेन बैरे सिंड्रोम, और इसी के कारण जो है वहाँ पर स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। पेरू राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एनसीईआरटी ने किस कक्षा में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अध्याय शामिल किया है? तो फ्रेंड्स यह शामिल किया है कक्षा 7 में, ठीक है ना, कक्षा 7 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक में, ध्यान रखिएगा। और इस अध्याय का शीर्षक है ए होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, ए होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। और यह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की इतिहास, महत्व और अवधारणा पर प्रकाश डालता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। फ्रेंड्स देखिए पूरा कंप्लीट हो गया हमारा 20 सेट तक, आधी बुक मैं आपको कवर करा दिया। नेक्स्ट में आपको 21 से 25 सेट तक मिल जाएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहला वाला अगर सेशन नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल